साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक और किसान ले रहे हैं हिस्सा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से भारत दुनिया को दिखाएगा नया मार्ग। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता होगी कम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किसानों के अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनने की जताई उम्मीद। चावल, गेहूं और आटे के खुदरा मूल्यों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें जारी। सरकार ने खुली बाजार बिक्री योजना डी के तहत 1.66 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 0.17 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा। जमाखोरों पर कसा शिकंजा। इस वर्ष खरीफ फसल का बुआई क्षेत्र बढ़कर हुआ 1088 लाख हेक्टेयर से अधिक। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार धान और मोटे अनाजों के बुआई क्षेत्र में भी वृद्धि। मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र 121 से बढ़कर हुआ 182 लाख हेक्टेयर से अधिक। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और उनसे जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संगोष्ठी में खाद्य और कृषि के लिए पौधों के आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित किसानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने पौधों की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से पौधों की विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल किया है। किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता के अधिकारों की रक्षा करना और उनके भविष्य की चिंता करना हमारा काम है। किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी के आयोजन के जरिए कृषक अधिकारों का दिल्ली फ्रेमवर्क क्या होगा, इस विषय पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के चेयरमैन डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। कृषक अधिकारों को लेकर राजधानी नई दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है और इसकी मेजबानी करने के साथ साथ इसकी पूरी जिम्मेदारी का कार्य डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा देख रहे हैं, जो PPFR के अभी अध्यक्ष हैं। सर, अगर बात करें, ये जो महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है किसानों के स्टेक होल्डर्स के और कृषि वैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखती है, इसका क्या मकसद है? फर्स्ट टाइम आपने ये इनिशिएट लिया। इस तरह के जो कार्यक्रम है इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान भाई बहनों का जो अधिकार है, बीज संबंधित जो अधिकार है, उसके बारे में चर्चा करना। पहला एक देश ऐसे रहा कि जिसने किसान का अधिकार के बारे में चर्चा किया, कानून बनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया 2001 में। तो ये जो 18-19 साल में हमारे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, उसके बारे में सारा विश्व जानना चाहता है और कई देश उससे जानकर सीख लेकर अपने देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं।
और इसीलिए भारत का प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफिस है FAO का, उन्होंने ये तय किया कि भारत में ये पहला वैश्विक स्तर पर ये सम्मेलन किया जाए और पूरे विश्व के जितने लोग हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, उनको यहाँ लाकर भारत का जो अभिज्ञता है, जो ज्ञान है, जानकारी है, और किसानों के साथ चर्चा करते हुए, उनके अभिज्ञता से जानकारी लेते हुए सारे विश्व को बताया जाए, ताकि इस तरह की व्यवस्था अन्य देश में बना जा सके। परंपरागत बीज और आधुनिक किस्में जो है उनके समावेश के जरिए एक नए भारत की संकल्पना में लगातार आपने जो DG कार्यकाल को आगे बढ़ाया और अब यहाँ पर ये जिम्मेदारी आप निभा रहे, तो जो परंपरागत बीज है, भारत की धरोहर है, उनको आगे बढ़ाने, सुरक्षित करने में कितनी मदद मिलेगी भविष्य? जो परंपरागत बीज है वो किसान के खेत में उगाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आपके अगर बीज जीन बैंक में रखा रहेगा, वो तो परिवेश का सामना नहीं करेगा, सामना नहीं करना होगा उसको। जो परिवर्तन उसके अंदर होना है वो किसान के खेत में होना है। तो इसीलिए किसान के खेत में जो हमारे जर्मप्लाज्म है, किसान के किस्में हैं, वो परिवेश के साथ जूझते हुए, लड़ाई करते हुए अपने में परिवर्तन लाएंगे और वही भविष्य में काम में आएगा, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए। इसलिए परंपरागत बीज का महत्व जबरदस्त है और आगे उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो और किसान का अधिकार भी साब्यस्त हो, ताकि किसान को फायदा भी उससे मिले। तो इसके लिए ये सारे व्यवस्था एक्ट के तहत कराया गया है और उसको आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसान भाई बहनों के पास अभी जानकारी है नहीं, विस्तारित रूप से इसके बारे में हमें हर एक प्रदेश में, जिला में, इलाका में जाकर इसके बारे में किसान भाई बहनों को बताना होगा। तो ये तो PPVFR के चेयरमैन डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, जिनका मानना है कि किसान अधिकार को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए एक और जहां किसानों के परंपरागत और कृषि क्षेत्र के आधुनिक बीजों का संरक्षण करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र का सतत विकास कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का काम होगा। मेरे सगी कैमरामैन धीमान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। किसान अधिकारों पर आयोजित पहली वैश्विक संगोष्ठी के विषय पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन के भारत प्रतिनिधि टाकायुकी हागियारा ने कहा कि किसानों के अधिकारों के लिए PVFRA महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसी संदर्भ में ये संगोष्ठी किसानों के अधिकारों और जैव विविधता को संरक्षित करने का वैश्विक माध्यम बनेगी। The FAO's membership is all government, but government work for the farmers, and core of our principle is to work with the farmers and contribute the benefit to the farmers. And I believe that this conference will also shed the very important right of the farmers has on the seed and biodiversity. And I hope that this organization will, the meeting will bring more benefits to the farmers. DD न्यूज से बातचीत करते हुए संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन रोम के सचिव डॉक्टर कैन नाडोजिए ने कहा है कि पादप संवर्धन और कृषक अधिकारों के संरक्षण के साथ कृषि क्षेत्र के सशक्त विकास के लिए भारत में आयोजित अपनी तरह की इस पहली किसान अधिकार संगोष्ठी से दुनिया के अन्य देशों को काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। The contribution that farmers have made over the years to contribute to our food security, because they're the ones that are protecting the crops, they are the ones that are developing the new crops, and they're the ones that are custodians of the crops that we use for our food production. So the importance of this conference is to recognize that contribution, but also to celebrate them and to ensure that countries in their own ways are able to implement measures and laws that protect the rights of farmers in recognizing those contributions that they have made. अगली खबर, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से दुनिया को जैव ईंधन पर एक नया मार्ग दिखाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम मंत्र के अनुरूप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास निश्चित रूप से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करेगा। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ की घोषणा की। 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही गठबंधन में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस कदम से हमारे किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने में मदद मिलेगी और उन्हें आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होगा। पिछले 9 वर्षों में हमने अपने किसानों को 71,600 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक E20 कार्यान्वयन के साथ भारत तेल आयात में लगभग 45,000 करोड़ रुपए और सालाना 63 मीट्रिक टन तेल की बचत करेगा। चावल, गेहूं और आटे के खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करने के बाजार उपाय के रूप में भारत सरकार की पहल के अंतर्गत पिछले दिनों गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित की गई। पूरे देश में 500 डिपो से 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 337 डिपो से 4.89 लाख मीट्रिक टन चावल की बिक्री की पेशकश की गई। ई-नीलामी में 1.66 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 0.17 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा गया। ई-नीलामी की वर्तमान किस्त में एक खरीदार के लिए गेहूं की अधिकतम 100 टन और चावल की 1000 टन तक की पेशकश करके इनके खुदरा मूल्यों में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये निर्णय छोटे और सीमांत उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि प्रतिभागी आगे आ सकें और अपनी पसंद के डिपो से आवश्यक मात्रा के लिए बोली लगा सकें। स्टॉक की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों को OMSSD के अंतर्गत गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है और OMSSD के तहत गेहूं खरीदने वाले प्रोसेसर्स की आटा मिलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। और सरकार ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल का बुआई क्षेत्र बढ़कर 1088 लाख से अधिक हो गया है। कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार धान और मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक हो गया है। धान का बुआई क्षेत्र 392 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 403 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र 181 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 182 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। दालों के बुआई क्षेत्र में कमी आई है। ये 131 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 119 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के तहत भारत ने G20 देशों की मेजबानी कर न केवल वैश्विक लीडर के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है, बल्कि सऊदी कृषि क्षेत्र में निवेश व कारोबार के अवसर भी बढ़ाए हैं। G20 के जरिए भारत और सऊदी अरब के बीच किस तरह कृषि क्षेत्र में सामरिक संबंध बढ़ सकते हैं, इसी विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और इसी का जीवंत उदाहरण है G20 समिट। इस समिट के जरिए कई तरह के ऐसे नए एवेन्यूज सामने आए हैं जिससे भारत वैश्विक स्तर पर न केवल उभर रहा है बल्कि वैश्विक लीडर बनने की ओर अग्रसर भी है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान। सर, अगर बात करें, भारत दुनिया की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और एक तरह से विश्व गुरु हम कह सकते हैं। भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा, किस तरह देखते हैं? G20 का इतना सफलतापूर्वक आयोजन मेरी समझ से G20 के इतिहास में नहीं हुआ है। सऊदी के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ने कहा कि 8 साल से वो G20 की हर एक बैठक में जा रहे हैं, लेकिन जो ग्लैमर, जो क्लास, जो लेवल, जो ग्रांडियर दिल्ली के G20 का था वो कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब भारत अब दुनिया को लीड करने का, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास और प्रदर्शन और एक तरीके से पुष्टिकरण, तो एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत और सऊदी अरबिया की दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता द्विपक्षीय स्तर पर मजबूती प्रदान कर रही है और कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। फूड एंड एग्रो एक्सपोर्ट में सऊदी अरब इंडिया का लीडिंग पार्टनर है। सबसे ज़्यादा राइस सऊदी अरब को एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा मीट सऊदी अरब को एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा मसालों में से सऊदी अरब इंपोर्ट करता है। तो एक तरीके से बड़ा हमारा एग्रो प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया भी बड़ी तादाद में तेल आयात करता है। लेकिन आगे और भी संभावनाएं हैं इस ट्रेड को बढ़ाने की, क्योंकि दोनों के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और दुनिया के एक तरीके से अपने अपने तरीके से नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सऊदी अरब के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आई है वो एक अद्भुत है
अद्वितीय है। भारत और सऊदी अरबिया के बीच कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान के साथ साथ प्रसार तकनीक को बढ़ावा देना और किसानों के म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम करना, इससे कितना फायदा भविष्य में देखने को मिल सकता है? भारत की जो कृषि क्षेत्र में दक्षता है, जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है, इसका मतलब दुनिया में जो भी चीज़ जहाँ पर भी पैदा होती है, भारत के किसी न किसी क्षेत्र में, राज्य में, जिले में वो चीज़ जरूर पैदा होती है। जो प्रिसीशन एग्रीकल्चर है, जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर है, मुझे लगता है उस डायरेक्शन में, और जो इंडिया में ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा दुनिया में सफलता के साथ में अब ड्रोन्स का इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज। तो जो AI टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल एग्रीकल्चर है, जो प्रिसीशन फार्मिंग सिस्टम है, और जो हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, इन सब डायरेक्शन में सऊदी के साथ मुझे लगता है इंडिया को और तेजी से आगे कृषि क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत है। तो ये थे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर न केवल अग्रसर है, बल्कि सऊदी अरबिया जैसे देशों के साथ कृषि क्षेत्र में शिक्षा, शोध और नवाचारों जैसे क्षेत्रों में निवेश और व्यापार की संभावनाओं के लिए प्रगतिरत भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रवि सुमित दीवान के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 8 सितंबर तक खरीफ मक्का की खेती 83,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 80,97,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 11 सितंबर को देश की ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 सितंबर को सफेद मक्का का भाव रहा 2,400 रुपए। 11 सितंबर को इसके भाव में 300 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि राज्य की खेड़ ब्रह्मा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 11 सितंबर को मक्का 2,087 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 9 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,970 रुपए। 10 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,970 रुपए पर बना रहा। गाजियाबाद मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 सितंबर को पीली मक्का का भाव था 2,060 रुपए। 11 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 2,050 रुपए पर हुए। देश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,125 रुपए। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में मक्का 1,965 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987 करोड़ 13 लाख रुपए है। और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत की बात करें तो 1,116.17 अमेरिकी मिलियन डॉलर है। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए चल रही खरीफ अरहर की बुआई में कमी देखने को मिल रही है। 8 सितंबर तक अरहर की खेती 42,92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 45,61,000 हेक्टेयर में हुई थी।
फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 सितंबर को अरहर का भाव रहा 10,000 रूपए। 11 सितंबर को इसके भाव में 400 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 9,600 रूपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 सितंबर को अरहर का भाव था 11,400 रूपए। 11 सितंबर को इसके भाव में 50 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 11,450 रूपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 9 सितंबर को अरहर का भाव रहा 8,900 रूपए। 11 सितंबर को इसके सौदों में 50 रूपए की नरमी आई और भाव 8,850 रूपए पर आ गया। राज्य की फिरोजाबाद मंडी में 9 सितंबर को अरहर का भाव था 8,960 रूपए। 11 सितंबर को इसके भाव में 100 रूपए का उठाव आया और भाव 9,060 रूपए हो गया। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में बीते शनिवार को अरहर का भाव रहा 9,450 रूपए। सोमवार को इसके सौदे 50 रूपए चढ़कर 9,500 रूपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय किसान जल्द बोई गई धान की किस्मों की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ बारिश की संभावना को देखते हुए काटी गई फसल को खुले मैदान में न रखें। यही पिछले सप्ताह धूप और गर्मी का मौसम था, इसीलिए किसान खड़ी फसल में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। असम के पहाड़ी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। यही इस समय गन्ना में लाल सड़न रोग और तना छेदक कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में प्रभावित गन्ने को उखाड़ कर नष्ट कर दें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूली, फूल गोभी और उड़द की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ रबी मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में जल्द से जल्द तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ मूली, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाके के किसान भी मूंग और उड़द के अलावा तिल की बुआई करते रहें। मेघालय की बात करें तो यहाँ के निचले इलाके में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यही मौसम साफ रहने पर तैयार मक्के की तुड़ाई करें। यही इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार कद्दू, लौकी, पेठा, स्क्वैश, खीरा, करेला, बैंगन और मिर्च की तुड़ाई करते रहें। नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सनातन विरोध इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन का संकल्प है। कांग्रेस के एक भी नेता ने अभी तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और डीएमके पर सनातन धर्म का अपमान करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन का अपमान भारतीय संस्कृति का अपमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर तकनीकी माध्यम चकबंदी की शुरुआत कराई जा रही है। चकबंदी के लिए योगी सरकार ने सरकारी गजट का प्रकाशन कर दिया है।
चकबंदी निदेशालय के अपर निदेशक तरुण कुमार मिश्र ने बताया कि चकबंदी की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोवर के इस्तेमाल से चकबंदी पूरी तरह से सटीक होगी। चकबंदी निदेशालय के संयुक्त संचालक रणविजय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यालय भी अब हाईटेक बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। सोनोवाल व्यापारिक नेताओं और विदेशी भागीदारों के साथ बातचीत करेंगे। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 21 सितंबर के लिए टली। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी यादव के अलावा तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। मिशन चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब भारत समुद्रयान की तैयारी में है। इसका परीक्षण अगले साल हो सकता है। एशिया कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया की जीत पर हर देशवासी जश्न मना रहा है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी पूरी बीच पर खूबसूरत कलाकृति बनाकर टीम इंडिया को शानदार जीत के लिए बधाई दी। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।